Concept of domestic territory, important for estimating domestic income. Concept of normal residence, important for estimating national income. What is national income? National income is the value of final goods and services produced by normal residents of a country in 1 year. Domestic income is the income generated within the domestic territory in 1 year. Domestic income में कहाँ इनकम जनरेट हुई है वो देखा जा रहा है, कौन कमा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता. तो मतलब डोमेस्टिक इनकम में ऐसी भी इनकम इंक्लूडेड हो सकती है जो नॉन रेजिडेंट्स ने कमाई हो. तभी तो प्लस करते हैं NFIA, बेसिकली माइनस कर रहे होते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि डोमेस्टिक इनकम में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी इनकम इंक्लूडेड हो जो बाहर वालों ने कमाई है. कह रहे माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. पॉइंट, नेशनल इनकम is the income generated by the residents of a country. किसने कमाए वो देखा जा रहा है, कहां कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता. इंडिया के अंदर कमाए, वेरी गुड, डोमेस्टिक इनकम में ऑलरेडी आ चुका होगा. इंडिया के बाहर कमाए तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे. तो ध्यान से देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है. While estimating national income, we need to identify who generated the income. If the income was generated by the normal residents of a country, then yes, it will be included in national income. If the income was generated by non-residents, it will not be included. Where the income was generated is immaterial. Where the income was generated is immaterial while estimating national income. तो जब आप national income कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनकम कहां जनरेट हुई उससे फर्क नहीं पड़ता, किसने जनरेट करी उससे फर्क पड़ता है. रेजिडेंट्स ने करी इंडिया के तो नेशनल इनकम का पार्ट है, नॉन रेजिडेंट्स ने करी तो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है. कहां जनरेट हुई उससे फर्क नहीं पड़ता. ध्यान से देखेंगे बेटा. कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट. नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन. इंडिविजुअल भी हो सकता है, बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है, हु ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट also lies in that country. कह रहे ordinarily reside, रहते कहाँ हैं? तो ordinarily reside माना जाता है कि 1 साल से ज्यादा जहां आप रह गए, एक इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम एस्टिमेशन पर्पस के लिए 1 साल से ज्यादा जहां आप रह गए, आप वहां के रेजिडेंट माने जाओगे. आप वहां के रेजिडेंट माने जाओगे. पीरियड ऑफ स्टे शुड बी मोर देन 1 year. एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है यू आर अर्निंग योर लाइवलीहुड इन दैट कंट्री. अगर मैं यहां से टूरिस्ट बन के घूमने गया हुआ हूं बाहर, तो क्या मैं बाहर की कंट्री का रेजिडेंट माना जाऊंगा? नहीं सर, टूरिस्ट वीजा 1 साल का थोड़ी ना मिलता है. बिल्कुल ठीक बात. तो चलो अच्छा, अगर मैं पढ़ने गया हुआ हूं, 3 साल का कोर्स कर रहा हूं मैं वहां पे, अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया पीरियड ऑफ स्टे, तो क्या अब मैं वहां का रेजिडेंट माना जाऊंगा? नो. अभी आप स्टूडेंट के कैपेसिटी में गए हो, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है. पीरियड ऑफ स्टे शुड बी मोर देन 1 year एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड बी इन दैट कंट्री. फिर वहां का आप रेजिडेंट माने जाओगे. तो अगर कोई पढ़ने गया हुआ है तो वहां का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा. कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया है तो वहां का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा. इंडिविजुअल्स के लिए पीरियड ऑफ स्टे एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों देखा जाता है. इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज के लिए सिर्फ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा जाता है. मतलब उनके लिए ज्यादा आसान है, हेड ऑफिस कहां है. किसी भी कंपनी का कैसे पता चलेगा कि वो रेजिडेंट कहाँ की है? उनका हेड ऑफिस कहाँ है. हल्दीराम का ऑफिस है, अगर हल्दीराम का आउटलेट है, शोरूम है अगर लंदन में, तो हल्दीराम्स
नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। क्यों? कहाँ पे है? नो, लंदन में उसका आउटलेट है। मेरा क्वेश्चन है कि हल्दीराम्स का आउटलेट है लंदन में, हल्दीराम्स इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। सर आउटलेट है, वो तो ब्रांच है, उसका हेड ऑफिस तो इंडिया में ही है। तो किसी भी कंपनी की ब्रांचेस तो वर्ल्ड ओवर हो सकती हैं। तो कंपनीज के केस में देखेंगे कि उनका हेड ऑफिस कहाँ है, जहां पे उनका हेड ऑफिस है वो वहां के रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है अगर दुबई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर ब्रांच है दुबई में, तो जो ब्रांच है वो इंडिया का रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएगी कि नहीं? नहीं मानी जाएगी। मानी जाएगी। मानी जाएगी। उस ब्रांच का हेड ऑफिस कहाँ है? तो कंपनीज के केस में क्या माना जाता है कि क्या चीज आइडेंटिफाई करेगी कि आप कहाँ का रेजिडेंट माने जाओगे? जहां पे आपका हेड ऑफिस है, जहां पे आपका हेड ऑफिस है। बट सर वो तो वहां पे लोग नो, तो कंपनीज के केस में क्या देखना है? हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ ना, और कहीं भी हुआ तो वो तो ब्रांच ही हो सकती है। यस और नो? हेड ऑफिस तो किसी भी कंपनी का एक ही हो सकता है। ओके, कोई डाउट? तो ऐसे अगर फॉरेन का बैंक है, अगर डॉइचे बैंक है, तो यहाँ पे अगर ऑफिस हुआ भी तो क्या वो उसका हेड ऑफिस हो सकता है? पॉसिबल नहीं, जर्मनी में होगा ना उसका हेड ऑफिस। ऐसी HSBC है, यहाँ पे अगर ऑफिस हुआ भी तो वो ब्रांच ही हो सकता है, हांगकांग में होगा उसका हेड ऑफिस। तो जिस कंपनीज के केस में क्या देखेंगे, उसका हेड ऑफिस कहाँ है वो वहां का रेजिडेंट मान ली जाएगा। Center of economic interest implies two things. Number one, resident lives or is located within the domestic territory, and the resident carries out basic economic activities like earning a living, spending, accumulation from that location. एक इससे रिलेटेड एक थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है, जैसे कि एक बॉर्डर पे बंदा है, वो रोज नेपाल जाता है काम करने और वापस आता है, सुबह जाता है और शाम को वापस आ जाता है। रोज नेपाल जाता है, काम करता है और वापस इंडिया आ जाता है। तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है या नेपाल में? इंडिया माना जाएगा। क्यों? द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक अर्निंग, ओके, स्पेंडिंग, अक्यूमुलेशन मतलब सेविंग्स। कहां से? तो इवेंचुअली वो रोज घर जा रहा है। अगर वो नेपाल में ही रहता, सर लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट पैसे कमा कहाँ रहा है, तभी तो एक्सेप्शनल आइटम हो गया कि उसने कहा कि सर कमाना नहीं, इवेंचुअली वो रह कहाँ रहा है, वो तो रोज वापस आ रहा है, वो तो रोज वापस आ रहा है। तो पीरियड ऑफ स्टे नेपाल में क्या मोर देन 1 ईयर हुआ? तो मोर देन 1 डे भी नहीं हुआ। बात समझ आई? तो कुछ चीजों का कर करके ध्यान देना। फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, मतलब इंडिया में दिख रहे हैं घूमते हुए लेकिन इंडिया का रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। कह रहे कौन? कह रहे अगर बाहर से कोई टूरिस्ट आए हुए हैं, क्योंकि उनका पीरियड ऑफ स्टे नहीं, मतलब कोई भी फॉरेन टूरिस्ट आया हुआ है तो वो नहीं माना जाएगा इंडियन रेजिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है। फॉरेन स्टाफ, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, तो वो यहाँ का नहीं माने जाएंगे। अब इनमें एक्सेप्शंस कहाँ आ जाती हैं? इफ द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर, इफ द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर। बट पीरियड ऑफ स्टे किन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा? स्टूडेंट्स और मेडिकल पर्पस के लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तो कभी यहाँ का रेजिडेंट मानी ही नहीं जाएंगी, जहां पे उनका हेड ऑफिस है वहीं का मानी जाएंगी। employees of these international organizations are considered as residents of the countries to which they belong and not of that international area. मतलब जैसे वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है अगर यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? कह रहे हैं वो जिस कंट्री के है ना,
वहां के माने जाएंगे। तो अगर इंडिया का बंदा भी अगर इंडियन कोई वहां पे वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है तो वो इंडियन रेजिडेंट ही माना जाएगा। बट सर वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है, वो तो रोज यूएस जा रहा है। नहीं बेटा, वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर डोमेस्टिक इनकम। इनकम जनरेट कहाँ हुई? डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। कमाई किसने? तो वो जो इंसान है वो यहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बात समझ आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट, कोई बात नहीं, जो भी एम्प्लॉइज हैं ये ध्यान रखना कीवर्ड क्या है। इफ द एम्प्लॉइज आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 year, इफ द एम्प्लॉइज आर वर्किंग फॉर मोर देन 1 year, कह रहे अगर किसी कंट्री में किसी भी कंपनी में वो 1 साल से ज्यादा एक कंट्री में रुक गए तो वो उस कंट्री के रेजिडेंट मान लिए जाएंगे, उस कंट्री के रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। Then they will become normal resident of a country in which such institutions are located. It means, in the given example, if the American, कोई बाहर का बंदा यहाँ पे काम कर रहा है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, वो इंडियन रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसका पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 year हो गया तो वो यहाँ का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। crew members of foreign vessels, commercial travelers, seasonal workers, less than 1 year, मतलब कोई शिप आई, एरोप्लेन आए तो उसके जो स्टाफ है, क्रू मेंबर्स हैं, वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। अगर वो 1 साल से ज्यादा यहाँ रुक गए तो वो रेजिडेंट माने जाएंगे। अब कोई शिप आई है, वो तो कहीं पे भी कभी कहीं सेल कर रही है, कभी कहीं सेल कर रही है, कभी वो 15 दिन किसी कंट्री में, कभी किसी कंट्री में, तो वहां का रेजिडेंट थोड़ी ना मान लिए जाएंगे। ये आ गया यहाँ पे बॉर्डर वर्कर्स, पहले आ जाता सर। border workers who live near international border and cross the border on a regular daily basis to work in another country, they are treated as normal residents of the country where they live and not where they work. तो अगर इंडियन डेली नेपाल जाता है और शाम को वापस आता है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, where they live and not where they work. कह रहे सिटीजनशिप और रेजिडेंशियल स्टेटस दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। कोई इंडियन रेजिडेंट हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम विदाउट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कोई यूएस का बंदा यहाँ पे 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है तो वो इंडियन रेजिडेंट तो मान लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, बट सिटीजन नहीं माना जाएगा। सिटीजनशिप बिल्कुल अलग चीज होती है, नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस बिल्कुल अलग चीज होती है। सबसे काम की बात, जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये देखना है कि पैसे कमाए किसने। इंडियन रेजिडेंट ने कमाए, नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाए तो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड, नॉर्मल रेजिडेंट ने नहीं कमाए, नॉन रेजिडेंट ने कमाए तो नेशनल इनकम में नॉट इंक्लूडेड। कोई भी डाउट? इसी के साथ कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। टेस्ट योर नॉलेज ऑन योर ओन।